So, okay, can you make me host as well? जी मैम, 1 मिनट। Thank you. ओके, सो ये हमने यहाँ तक कर लिया था कल, राइट? कि हमने जो गिवन डाटा सेट है उसमें से एक कॉलम अमाउंट ड्रॉ किया, भिन्न स्ट्रेंथ दे भी हिस्टोग्राम। सो वी नो के पर्पज से हिस्टोग्राम का यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं कि किस तरह से डाटा उसमें क्या स्प्रेड है। तो ये बेल शेप्ड कर्व शो हो रही है, सो दैट मीन्स कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या जो हमारे पास अवेलेबल एल्गोरिदम्स हैं वो इस पे अप्लाई हो सकते हैं। अब ये वो है अमाउंट जो वैल्यूज लाइक उसने डील फिक्स करते हुए जितनी अमाउंट जो थी वो एज अ रेवेन्यू लाइक जनरेट हुई। ठीक है, कितने क्योंकि एक डील में ये वेरी कर सकती है कि कितने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इट डिपेंड्स के नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने सेल हुए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आगे प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जैसे उसने कहा हुआ है कि जो मीन है वो उसने दिया हुआ है 5000 और स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 2000। ठीक, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज गिवन है। हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये दोनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। तो अब ये दो वैल्यूज गिवन है तो मैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगी? मैंने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो अमाउंट है वो लाइक अमाउंट के कॉलम में जो वैल्यू है वो यानी जो डील थी वो कैसे कहाँ तक उसने लाइक उससे प्रॉफिट जनरेट किया। अगर वो 7500 डॉलर से कम है उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि जो डील भी उसने क्लोज की है वो उसमें उसकी अमाउंट 7500 से कम थी। तो अगर मैम मुझे ये नॉर्म का फाइंड। फंक्शन से आरवीएस कॉल करेंगे। ओके, ठीक है, तो आरवीएस कॉल करूँ मैं? ये अच्छा, और और मैं मैम इसमें हम लिखेंगे मैम अपनी वैल्यू 75,000 एक्स की वैल्यूज, उसके बाद हम अपना मीन और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये मुझे प्रोबेबिलिटी बताएगा। ओके, नॉर्म डिफाइंड नहीं है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्म को डिफाइन करना। नॉर्म को कैसे डिफाइन करना है? मैम स्पाइस दो स्टैटिक्स से कॉल करें। फ्रॉम साइफर डॉट स्टैट इंपोर्ट नॉर्म विल इट वर्क ऐसे ही है? ओके, अब देखते जी हैं। ओके, तो क्या हम ये निकालना चाह रहे थे कि मुझे प्रोबेबिलिटी चेक करनी थी कि 7500 से जो कम डील्स हुई हैं वो मुझे पता चले, तो क्या ये जो वैल्यू आई है ये मुझे वही चीज़ है जो मैं चाह रही थी? मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी ना, राइट? जी मैम। सो इज इट फाइन? बाकी सब बताएं कि इसको इंटरप्रेट अप करना है तो कैसे करें? मैम आई थिंक इसके लिए हम ये परसेंटेज के लिए ना आरवीएस और वैल्यूज जब हमारे पास है उसके लिए हम दूसरा पीडीएफ यूज करते हैं। यस, इसके लिए डिफरेंट पीपी फंक्शन था। यस, क्योंकि हमने पीपीएफ देखा था कि आरवीएस का फंक्शन हम सिमुलेशन ये के लिए परसेंट। यूज करते हैं। जी। यस, तो उसने पता है क्या समझा? उसने ये समझा कि ये नया मीन है, ये न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है, और ये उसने कोई तकरीबन साइज समझ लिया। ठीक है, साइज कि कितने नंबर ऑफ साइज, यानी कि यहाँ पे ये जो डॉट डॉट लगाए हुए हैं ना, असल में ये 2000 वैल्यूज जनरेट कर दी हैं इसने।
और क्योंकि इसने थर्ड आर्गुमेंट कौन सा समझा, साइज। सेकंड आर्गुमेंट यानी कि इसने जो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दिए ना वो ये दिए, उसने इसको आरवीएस यानी सिमुलेशन के लिए यूज किया। ठीक। तो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें डाटा ऑलरेडी हमारे पास है। सिमुलेशन यानी कि डाटा नहीं है, हम उसके अपने जो हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसके हिसाब से डाटा बनवाते हैं खुद उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, आरवीएस के थ्रू। सिमुलेशन का ये मतलब है। लेकिन मेरे पास डाटा ऑलरेडी है, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं फिर इसमें सीडीएफ का फंक्शन जो है वो कॉल करूँगी, नॉर्म डॉट सीडीएफ। ठीक। तो अब जब मैंने नॉर्म डॉट सीडीएफ किया तो ये मेरे पास वैल्यू आई है 0.89, यानी कि 89% जो प्रोबेबिलिटी है ना कि डील्स जो हैं वो 89% की प्रोबेबिलिटी है कि उसकी अमाउंट 75,000 से कम है। राइट। अभी क्लियर हुआ है सबको? तो ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है आने के बाद ना, ये इसको। यस यस मैम हनूर। मैम गलती से हो गया था। हाँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब वो ये कह रहा है कि 1,000 से ज्यादा वाली कितनी डील्स क्लोज हुई है, कि अमाउंट जो है वो 1,000 से ज्यादा हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस केस में आप क्या करेंगे? जी। मैम इसमें 1 माइनस करेंगे ना? ओके। 1 माइनस ये ऊपर वाले ही लेना सारा, नो। राइट। जी। लेकिन उसने जो है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है, उसने 1,000 का पूछा हुआ है, तो मैं जी यहाँ मैम पे वो कैसे चेंज करूँगी? मैम 7500 है, उसकी जगह 1000 हो जाएगा। ओके, दैट्स गुड। ठीक है। और हमारा जो मीन था उसका और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो उसने गिवन है, वो यही रहेगी। ठीक। तो अब मैं जब इसको रन करती हूँ मुझे प्रोबेबिलिटी मिली है 97.7%, यानी 0.977 यानी 97.7% जो प्रोबेबिलिटी है कि डील जो है उसकी अमाउंट 1,000 से ज़्यादा होगी। ओके। ठीक। इसी तरह से मैं रेंज भी निकाल सकती हूँ। तो रेंज अगर मुझे निकालनी है कि 3,000 से 7,000 तक की अमाउंट जो है वो जनरेट हुई हो डील से, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक। तो अब मुझे क्या करना है? मैम इनको भी दोनों, पहले हम 3000 की निकालेंगे फिर 7000 इनको माइनस कर देंगे। ग्रेटर वाली वैल्यू पहले लगा लेंगे और जी जो थ्री। स्मॉलर वाली वैल्यू वो बाद में लगा लेंगे और ये माइनस हो जाएगा। सो इट विल आल्सो वर्क दिस वे। तो ये हमारे पास 68% वैल्यू आ गई कि 68% जो डील्स हैं वो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कि 68% ऑफ डील्स वो 3,000 से 7,000 तक के अमाउंट जो है वो हमें मिलती है उससे। ओके। तो 25% ऑफ द डील्स, अच्छा अब हमने ये तो पता कर लिया कि कितने परसेंटेज हो सकती है, मतलब इन वैल्यूज की। अब वो परसेंटेज दे रहा है और हमें इससे वैल्यू पूछ रहा है। पहले वैल्यू दे रहा था कि 3,000 से या 7,050 से कम या ज़्यादा, लेकिन अब वो कह रहा है कि वैल्यू बताओ कि जो डाटा में से 25% ऑफ डील्स किस वैल्यू से लेस है। ठीक है। तो ये भी हमने देखा था कि परसेंटेज गिवन और हमने वैल्यू निकालनी हो तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। मैम इसके लिए करेंगे PPF। यस दैट्स गुड। नो। यस दैट्स गुड। ठीक है। नो डॉट पीपीएफ। और राइट, और अब इसमें
मैं अपनी जो पहली वैल्यू है यानी परसेंटेज बताऊंगी जो गिवन है मुझे। यहाँ पे 0.25 है 25% का। इस तरह से जो सैंपल का मीन है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी हमारे पास वो लिख दी जो कि हमें गिवन है। ठीक। सो अब मैं इसको रन अगर करूँ, सो मुझे पता चला है कि 3651 जो वैल्यू है ना, यानी कि ये अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जिसमें 25% ऑफ द डील्स जो है ना 3600 500 से कम वाली है। कि जो जितनी भी टोटल डील्स उसने की हैं उसमें से 25% डील्स जो हैं वो जो उसमें अमाउंट जनरेट होती है ना 25% डील्स में वो 3651 से कम होती हैं। सो इस तरह से हम परसेंटेज दे के पीपीएफ के थ्रू भी वैल्यू कोई ना कोई बनवा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जैसे आप लोगों को सिमुलेट का करने का पता है, हमने पहले वो देख भी लिया, तो ये इजी होगा। ओके। सो इसमें उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा कि कपड़े इसको थोड़ा रीड करें पहले फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या। सो समझ रही है कि उसने क्या पूछा हुआ है। ओके। चलो फिर मैं बताती हूँ कि उसने कहा मैम है। जी जी सर। वो बेसिकली ये कंपनी तारा प्रिडिक्ट कर रहा है फाइनेंशियल एनालिटिक्स। वो कह रहा है कि आने वाले क्वार्टर में वो 20% ग्रो करेगा। और उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वर्थ वो कह रहा है इंक्रीज बाय 30% है। बस क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है अगर हमारे पास उसकी जो करंट सिचुएशन में $5,000 उसका जो एवरेज सेल है, तो जब वो 20% इंक्रीज होगा तो उसकी एवरेज वैल्यू उसका मीन क्या निकलेगा वो निकालना है। ओके। उसके बाद मैम स्टैंडर्ड एविएशन जो करंट है वो 2000 है, तो वो कैलकुलेट करना है जब वो इंक्रीज 30% से यानी कि इंक्रीज बाय 30% होगा। दैट्स गुड। उसने ये कहा है कि अब एक प्रिडिक्शन आई है कि जो मीन है वो 20% से इंक्रीज हो जाएगा और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आने वाले जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें 30% से स्टैंडर्ड एविएशन इंक्रीज हो जाएगा। अब मीन और स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू न्यू आई है, सो डेफिनेटली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी इन्फ्लुएंस आएगा बिकॉज वी नो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन ही हम मीन और स्टैंडर्ड एविएशन डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। अगर ये दोनों वैल्यू चेंज है तो डेफिनेटली इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्फ्लुएंस होगी। अब इसमें उसने कहा है कि अब मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज हमें पता है, हमें डाटा अब नहीं पता कि डाटा क्या होगा। डाटा के पॉइंट्स अब न्यू बनाने हैं, तो सिमुलेशन करेंगे कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फिक्स बता देंगे जिसके राउंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डाटा है वो ड्रॉ कर दे, तो वो बता देगा हमें। अब उसने पहले ये कहा है कि इसको स्टेप वाइज देने के लिए, क्योंकि सिमुलेशन में आपको जो न्यू मीन है और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है वो देनी होती है, राइट। आरवीएस का फंक्शन अभी हमने ऊपर देखा भी है दोबारा। तो वो क्या करेगा, पहले नया मीन, पहला वाला मीन क्या था एग्जिस्टिंग मीन से वो 20% अगर इंक्रीज हो रहा है उसमें, तो फिर न्यू मीन क्या आएगा और सीधा से न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन उसने निकाल दिया। फिर उसके बाद वो इन दोनों को यूज करेगा। ओके। तो अब मुझे अगर नया मीन निकालना है तो मैं कैसे ये निकाल सकती हूँ। ये थोड़ा सा बिल्कुल लाइक इसमें ट्रिक है, अ बिट ऑफ ट्रिक, राइट। यानी मैं अब न्यू मीन निकालना है तो वो कैसे हो सकता है कि मैं पुराने मीन में से बताऊंगी कितनी अमाउंट इंक्रीज हुई है, राइट।
ठीक है, क्योंकि उसने मुझे परसेंटेज बताई हुई है कि 50,000 जो एग्जिस्टेंट थी उससे 20% इंक्रीज हुआ। वो 20% इंक्रीज के बाद 5,000 में 20% इंक्रीज होगा तो फिर क्या वैल्यू बनती है। ठीक है, वो वैल्यू आए तो मैं न्यू मीन निकाल सकती हूँ ऐड करके पुराने वाले मीन में। ठीक, तो मैं पहले ये देखती हूँ कि अमाउंट जो इंक्रीज हुई है वो क्या है। ठीक है, तो अमाउंट इंक्रीज मैं कैसे पता कर सकती हूँ। अगर मेरे पास परसेंटेज हो तो वैल्यू ही 5,000 गिवन है और परसेंटेज मैं 20% ले रही हूँ, यानी 20/100। 20% जो है न्यू इंक्रीज है। तो अगर मैं इन वैल्यूज में मतलब इस तरह से करूँगी तो मुझे ये बता देगा कि कितनी वैल्यू बनती है इंक्रीज होने के बाद। ठीक है, और फिर वो जो इंक्रीज होने के बाद जितनी वैल्यू आ रही है ना मैं उसको ऐड कर दूँ एग्जिस्टिंग में से। ठीक है, तो आ, मुझे न्यू मीन मिल जाएगा। अगर मैं इसको अलग करके देखूँ कि क्या वैल्यू बनती है मीन की, तो इसका मतलब ये है कि 20% इंक्रीज होने का मतलब ये है कि अब जो न्यू मीन आया है वो अब 6,000 है। ठीक, इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर न्यू निकालनी है मुझे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैं कैसे निकालूंगी। एग्जिस्टिंग वैल्यू मेरे पास कितनी है 2,000। ठीक है, तो 2,000 प्लस करूँ जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज। बेशक मैं इसी ब्रैकेट के अंदर एक लिख दूँ या मैं अलग से बना लूँ। तो मेरे पास एग्जिस्टिंग वैल्यू थी 2,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट इंक्रीज हुआ था स्टैंडर्ड डेविएशन में 30%, राइट। 30%। जी मैम। दैट्स गुड। ठीक है, तो इस तरह से मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन की जो इंक्रीज की वैल्यू है कि 30% से 2,000 से उसको मल्टीप्लाई किया 30% से तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज की। अब इसी स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीज को मैं ऐड करवा दूंगी एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर। तो अब मेरे पास एक न्यू एस डी निकल आएगा जो कि हमारे अपडेटेड डाटा के अकॉर्डिंग होगा। तो वो है 2,600। ठीक, पहले 2,000 था, 30% इंक्रीज के बाद हमारे पास 2,600 यानी 600 इंक्रीज आया। ओके, अब सिमुलेट करना है। नाउ इट्स इजी, राइट। नाउ डॉट RBS। RVS, दैट्स गुड। RVS, अब मैंने पहले वाले में क्या मी डालना है पहला जिसमें होगा मी नया मीन। ठीक है, हाँ जी, तो ये न्यू मीन जो हमने पहले मीन बनाया है क्योंकि हम नए के साथ हिसाब से कर रहे हैं ना। ठीक, और सेकंड होगा हमारा जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आया है। ठीक, और फिर थर्ड आर्गुमेंट हमारा होगा साइज का, बिकॉज उसने कहा कि सिमुलर 36 न्यू सेल्स, यानी न्यू सेल्स जो बनानी है वो 36 बनानी है। तो हम ये 36 वैल्यूज में पास करवा देते हैं। साइज इज इक्वल टू 36 मैम बेसिकली साइज करते हैं, ज़्यादा बेटर है। जी, तो मैंने साइज इक्वल टू 36 कर दिया। PLT, अब मैं इसमें हिस्टोग्राम प्लॉट करके इसको देखती हूँ। पहले इसकी चलो वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है, फिर उसके बाद इसको हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे। तो ये हमारे पास न्यू सेल्स की ये वैल्यू बनी है। उसने 36 वैल्यूज मुझे दे दी हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, और इनको मैं प्लॉट करूंगी क्योंकि मैंने नॉर्म नॉर्म का फंक्शन यूज करके किया ना। तो ये सिमुलेशन करते हुए उसने इस चीज़ का ध्यान रखा होगा कि वैल्यूज इस तरह से प्लॉट हो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही शो हो। ठीक है, तो मैं इसको प्लॉट करके देखूंगी भी ना जब हिस्टोग्राम बना के, तो ये मुझे शो करवाएगा कि इसमें जो है ना हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है।
ये देखें, इस तरह से है ये, जो कि समवट क्लोजर है, इज नॉट एग्जैक्टली लाइक, बट इसकी अगर मैं इंक्रीज करूंगी ना वैल्यू 36 से, तो मोस्ट प्रोबेबली ये ज़्यादा अच्छी इसमें रिजल्ट आएगा। हाँ जी, देखें, पहले मैंने 36 दिया था साइज, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा दूर दूर ही लग रहा था, एग्जैक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। लेकिन अभी मैंने ये 36 का जैसे पहले था, लेकिन अभी मैंने 3000 लगाया, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक इंतहाई प्यारी सी बेल शेप्ड कर्व बन गई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 36 रख रही थी साइज को, यानी साइज कम था, ये हमें पता है। ठीक है, ये हम चीज़ देखेंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ाएंगे ना, उतनी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एक्चुअली करीब हो जाता है। ठीक है, अब ये देखें कि 36 थी वैल्यू, सैम्पल साइज ज़रा कम था, तो उस हिसाब से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं लग रही, बिकॉज इतनी ब्रॉड, और इसमें एक और सेकंड पीक भी आ रही है। ठीक, सो इट्स नॉट दैट मच परफेक्ट। लेकिन अगर मैं इसको सैम्पल साइज सिर्फ बढ़ाया है, उसको 3000 किया, सो वी saw that it worked like a magic here. ओके, सो ये डिफरेंस है। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट जो मेजर इसमें पॉइंट है, वो है CLT। ठीक, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उसको देखते हैं। ओके, सो ये हमारे पास जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, ये क्या कहता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस पे बहुत ज़्यादा अप्लाई लाइक होता है, इसका मेजर लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस इसी पे है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे बेस कर रही होती हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें, तो हम ये कहते हैं कि फर्ज करें हमने डाइस को रोल किया 5 टाइम। ठीक है, तो उस डाइस को लाइक मैंने एक सीरीज बनाई, ठीक है, और उसको रोल करवाना था 5 टाइम, मैंने सैंपल दिया। ठीक है, सैंपल मैंने 5 का दे दिया। ठीक है, कि 5 टाइम रोल करेगा और मुझे उसकी वैल्यू बताएगा। ठीक, तो 5 टाइम रोल करते हुए जितनी दफ़ा वैल्यूज आई थी, ठीक है, इक्वल टू ट्रू करवाया मैंने, यानी कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स इंडिपेंडेंट ही होंगे, ज़रूरी है, अदरवाइज ये नॉर्मल नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका रिप्लेस इक्वल टू ट्रू ही करवाना है, क्योंकि हमें पता भी है कि डाइस के वो नंबर्स वहीं पे रहने हैं, जितनी मर्जी दफ़ा मैं ऐसे कर लूँगी वो वहाँ से निकलने तो नहीं है ना। दूसरी दफ़ा में फिर से वो पहले वाला निकला जो वैल्यू आई है वो दूसरे वाले को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। तो ये मेरे को 5 वैल्यूज़ मिली हैं, यानी कि मैंने एक डाइस को 5 दफ़ा रोल किया, तो ये कुछ वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास, और इनका उसने मीन ले लिया। ठीक है, तो मीन आया 2, मतलब एक डाइस को 5 दफ़ा रोल करते हुए जो वैल्यू आई है वो 2 आ गई है, मीन उसका। ठीक है, जो भी वैल्यूज आई थी उसने उन सबका मीन ले लिया। ठीक, पहले तक हम सिर्फ ये कर रहे थे कि वैल्यू जनरेट करवा दी और या फिर प्रोबेबिलिटी निकलवा ली या सिमुलेट करवा ली, लेकिन अब वो मीन के साथ करेगा कि जो वैल्यूज आई हैं ना डाटा पॉइंट्स की, वो सबका मीन लेके उसके साथ उसने कुछ करना है। ठीक है, अब इसी तरह से उसने रोलिंग द डाइस 5 टाइम्स, उसने हर दफ़ा, क्योंकि उसने सीड सेट नहीं किया हुआ रैंडम का, तो इसलिए हर दफ़ा जब भी सैम्पलिंग करेगा और फिर उनका मीन लेगा, तो हर दफ़ा वैल्यू डिफरेंट है, कभी 4.5 है, कभी 3.8 है। उसी डाइस को बार बार 5 दफ़ा रोल किया। ठीक है, 5 दफ़ा रोल करने के बाद उसने जो भी एरे में उसकी 5 वैल्यूज आई, रोल करके उनको उसने उनका मीन ले लिया, फिर दोबारा 5 दफ़ा रोल किया, फिर मीन आ गया, फिर दोबारा 5 दफ़ा रोल किया, फिर मीन आ गया, क्योंकि सीड सेट नहीं है, हर दफ़ा वैल्यू डिफरेंट आई है। अब उसने पहले क्या कर रहा था, बार बार रोल करते हुए अ, पहले उसने 5 दफ़ा रोल करके मीन ले रहा था। अगर मैं यही प्रोसेस 10 दफ़ा दोहराऊं, यानी उसने क्या किया, पहले 5 दफ़ा रोल किया डाइस को। ठीक है, उसका जो मीन आया, फिर ये हो गया 1, फिर उसने दोबारा 5 दफ़ा रोल किया डाइस को, और उसका जो मीन आया वो मीन 2 उसने ले लिया।
ये मीन वन था। फिर दोबारा रोल किया 5 दफा डाइस को, और उसका जो मीन आया, मीन थ्री हो गया। इस तरह से करके, यानी 5 5 दफा रोल करके जो सा वो मीन निकाल रहा है ना, 5 5 दफा रोल करके, इस तरह से उसने 5 रोलिंग के 10 सेट बना लिए। ठीक है, अप टू 10, कि मतलब हर एक टाइम में 5 दफा ही रोल कर रहा है और 5 वैल्यूज आ रही है जिनका वो मीन ले रहा है। तो ये रिपीट उसने किया, 10 सेट बनाया। ठीक है। तो और उसका मीन, अब इसके लिए कि वो 5 दफा रोल करे और उसके 10 सेट बनाए, ठीक है, और उनका मीन फिर शो करवाए। तो ये जो वैल्यू उसने इसके लिए लूप यूज किया, और उसमें सैंपल 5 का, क्योंकि 5 5 दफा एक सेट में, एक में रोल करवा रहे हैं, 5 वो अगेन वही, और उनका हमें मीन चाहिए। सो अब जो ये मेरे पास वैल्यू आई है, ठीक है, ये असल में क्या शो कर रही है, ये किस चीज़ की वैल्यूज हैं? मैम जो हमने अपना सैंपल लिया है, उनके 5 टाइम में हमने इनसे रोल करवाते थे और उसका मीन लेते थे, तो ये डिफरेंट मीन है 10। Yes, क्योंकि हमने 10 टाइम 10 सेट्स बनाया है। तो ये हर दफा के जो 5 दफा रोल किया था और उसका मीन आया था ना, ये हर दफा उन उन 5 रोल्स के मीन मीन आया हुआ है, उन वैल्यूज का, 5 रोल्स की जो वैल्यूज आई थी, हर हर वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करिए कि ईच टाइम जब 5 दफा रोल हुआ था तो क्या वैल्यू आई थी, उसका मीन है, उन वैल्यूज का मीन है। ये सारी असल में 10 मीन्स की वैल्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये किया कि हर हर का मीन निकाल के, ठीक है, जो भी सैंपल के डायस में हमारे पास 5 वैल्यूज आ रही हैं, उन 5 वैल्यूज का बार बार मीन निकाल रहे हैं, और उसको हम पेंड करवाएंगे सैंपल। ओके, इसमें सैंपल मीन के अंदर, ठीक है, जो हमने शुरू में लिस्ट बना ली हुई थी, एम्प्टी लिस्ट। सो बेसिकली हमें यही एम्प्टी लिस्ट, जब सारे डाइसेस को 5 दफा रोल किया, उनका मीन निकल आया, ठीक है, और उस मीन को फिर वो इसने इसमें अपेंड करवाना है सैंपल मीन के अंदर। ठीक है, और हमें वैल्यू आनी है। सही। तो ये हमें 10 मीन्स की वैल्यूज मिल गई हैं। ओके। सो जब उसने ये किया, ठीक है, अब उसने इन सारी मीन्स को उसने प्लॉट किया। ठीक। तो कुछ इस तरह से प्लॉट हो गए, यानी जो उसने, पहले हम वैल्यूज प्लॉट कर रहे होते थे, अब क्या प्लॉट कर रहे हैं, अब उनके मीन्स को प्लॉट कर रहे हैं। सही। अगर मैं इसमें पहले मैंने ये दिया हुआ 10 दफा, 10 दफा मीन, 5 5 डाइस रोल डाइस करा के उनकी वैल्यूज का मीन लिया 10 दफा, और फिर 10 वैल्यूज को प्लॉट किया, 10 मीन की वैल्यूज को, तो कुछ इस तरह से शेप आई है। अगर मैं इनके मीन को बढ़ा दूं, लाइक मैंने पहले 10 दिए थे और अब मैं कह दूं 100, ठीक है, अब जो सैंपल मीन है उसमें यानी 100 वैल्यूज आएंगी बारी बारी। 100, इसका ये मतलब है ना कि 5 दफा एक डाइस को मैंने 5 दफा रोल किया, ठीक है, और 5 टाइम्स जो रोल करके जो मुझे कुछ वैल्यूज मिली होंगी, हो सकते हैं 1 3 5 4 2, ये कुछ 5 वैल्यूज आई हैं कि रोल किया, पहली दफा रोल किया तो 1 आया होगा, दूसरी दफा रोल किया 3। ये जो 5 टाइम की वैल्यूज मिली है, इनका मैंने मीन ले लूंगा, जो कि मीन वन है फर्ज करें। ठीक है, तो ये मीन वन है। इसी तरह से करके मैंने बार बार रोल किया 5 टाइम्स, और जो वैल्यूज आई उन वैल्यूज का मीन लिया। तो इस तरह से कर करके मैंने, सॉरी, मीन टू, तो इस तरह से कर करके ये 100 सर्च आएंगे, ठीक है, और मेरे पास 100 मीन की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक। अब पहले क्योंकि 10 थी, तो तब हमने ग्राफ देखा तो कुछ मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी, वो कुछ अजीब सा ही था, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें 100 बनाई है, यानी मीन की वैल्यूज बढ़ गई हैं, तब भी यहाँ पे देखें कि मीन वैल्यूज बढ़ने से प्लॉट जैसी वो बढ़िया वैल्यूज अब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब हो गया थोड़ा, ठीक है, ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि एक साइड पे जो है यहाँ पे डाटा कुछ ज्यादा है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा से मतलब करीब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब यही चीज अगर मैं 1000 दफा रिपीट कर दूं, तो अब देखें अब कितनी अच्छी है उसकी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक ही पॉइंट पे वो अपवर्ड है इस साइड पे, और न्यू वैल्यू आ गई है।
ठीक है, यानी कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम में बेसिकली हो क्या रहा है कि वो जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है स्टार्स की, यानी इसमें मीन लिया, ठीक है। तो मीन को या जो भी समरी स्टार्स की वैल्यूज है ना, उनको वो प्लॉट कर रहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। और वो देख रहा है कि जितनी ज़्यादा हम उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करते हैं तो वो उतनी ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब हो रही है। The central limit theorem is what this sampling distribution of a statistic becomes closer to the normal distribution as the number of trials increases। ये हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसमें मैं मीन्स को प्लॉट कर रही हूँ ऑफ अ स्टैटिस्टिक। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक जो मैं यूज कर रही हूँ वो मीन है, ठीक है। मीन के अलावा भी हो सकती है कोई समरी स्टैटिस्टिक्स में, हम हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन को भी प्लॉट कर सकते हैं, हम प्रोपोर्शन को भी प्लॉट कर सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो बात है कि हमने कोई जो उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी स्टैटिस्टिक को लिया है और हमने उसको जो प्लॉट किया है, यानी तो हमें देखने को मिला है कि जो हम सैंपल मीन्स बढ़ा रहे हैं या स्टैट को, तो हमें पता चल रहा है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाने से वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब आ रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। और इसका ऑफ कोर्स ये है कि रैंडम होने चाहिए और इंडिपेंडेंट होने चाहिए सैंपल लिमिट्स। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट to actually achieve this central limit theorem। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? जी, यहाँ पे रीड करने की जरूरत है अगर नहीं समझ आ रही नो मैम, क्लियर है, इजी है। है। मैम आशा आपको क्लियर है? और मैम महानूर आपको? मैम क्लियर है। दैट्स गुड। ओके, सो अभी तक यानी कि जो जो हमने थ्योरम्स या लॉ जो भी पढ़े हैं ना, एक हमने पढ़ा था लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स बिल्कुल स्टार्टिंग पे, ठीक है। एक हमने कल पढ़ा है एम्पिरिकल लॉ, और एक आज हमने पढ़ लिया सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है, सीएलटी। अब इनमें लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या पढ़ा था, अगर जिसमें इसको रिकॉल करवाना चाहूँ कि आपको भी याद रहे कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या था भला, याद है किसी को? पढ़ा था एक क्लास में, कोई आइडिया? नहीं? अच्छा, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स क्या था कि वो ये बता रहे थे ना, हमने ये पढ़ा था कि अगर मैं सैंपल साइज में मतलब वैल्यूज को बढ़ा देती हूँ, ठीक है, तो वो उतनी ज्यादा करीब होंगी पॉपुलेशन की एवरेज के, लाइक पॉपुलेशन का मुझे बता रही होंगी, ठीक है। यानी कि सैंपल का मैंने साइज इंक्रीज किया तो सैंपल का जो मीन है वो पॉपुलेशन की मीन से क्लोजर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल भी इस तरह की दी थी कि जैसे हम एक सिटी जैसे लाइक इस्लामाबाद को लेते हैं और हमें देख रही हूँ कि उसमें कितने लोग बसेस पे जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ 10 लोगों से ही डाटा कलेक्ट कर रही हूँ और फिर मैं उससे बता रही हूँ कि भाई उन 10 लोगों में से उस हिसाब से देख के तो मैं कहूँ कि भी सारे लोग जो है वो बस पे जाते हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि वो 10 के 10 सीजन से मैंने डाटा कलेक्ट किया तो वो सारे बस पे जाते थे, ठीक है, अपनी उनकी कार पे नहीं जाता था। तो उस बेस पे मैं डाटा अगर बताऊंगी तो ऑफ कोर्स वो एक मिसलीडिंग है, वो पूरी पॉपुलेशन का मुझे पता नहीं देगा। लेकिन अगर मैं वहां से कोई थाउजेंड्स में डाटा लेती हूँ, ठीक है, यानी मैंने सैंपल अब बढ़ा दिया और उसके बेस पे मैं जब बात करूंगी वो क्लोजर टू रियलिटी होगी, ऐसे ही है। सो इस तरह से जो सैंपल का अगर इंक्रीज करवा देते हैं ना हम नंबर, तो इसका जो मीन है सैंपल का मीन वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है पॉपुलेशन के मीन के, ठीक है। सो ये लॉ ऑफ लार्ज नंबर था, सही। याद आ गया ना? कुछ समझ आइए ना ये वाली पॉइंट की? मैम सैंपल किसके इक्वल होता है? मीन इज इक्वल टू, रिपीट कीजिएगा प्लीज। जी, तो मैंने सैंपल का साइज बढ़ाया यानी नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाए, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका मीन आया ना, जो उसका मीन है सैंपल का, मैं तो फर्ज करें पहले मैं 10 सैंपल की वैल्यू थी और उन 10 वैल्यूज का मीन ले रही थी, ठीक है।
तो वो मीन, या फिर मैं यहाँ पे 10,000 सैंपल्स ले रही हूँ, इन 10,000 का मीन ले रही हूँ। फर्स्ट करें, मैं इसको x1 और इसको x2 कह रही हूँ। ठीक। तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर मैंने सैंपल्स कम लिया, मैंने 10 सैंपल इसमें सिर्फ, तो इसका जो मीन है, ये पॉपुलेशन का जो मीन है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉपुलेशन के मीन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं सैंपल का मीन, क्योंकि सैंपल्स यहाँ पे ज्यादा हैं, इसमें 10,000 सैंपल हैं, तो ऐसे सैंपल का मीन लूंगी तो वो समवट सिमिलर होगा मेरी पॉपुलेशन के मीन से। यस मैम, गॉट इट, थैंक यू। इसी तरह से दूसरा हमने जो लॉ पढ़ा है वो है एम्पिरिकल लॉ। तो ये एम्पिरिकल लॉ अभी हमने कल ही ताज़ा ताज़ा पढ़ा, तो ये क्या था? जी, आई नीड योर आउटपुट। एम्पिरिकल लॉ को बताएं कि क्या है। जी सर, बाकी मैं महानूर, आप बताएं मैम, जरा। हाँ। ओके। यस। यस चले। जिसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को थ्री थ्री पार्ट में डिवाइड किया था हमने, इसमें 68% रूल था और 95 99.7%। यस। यस, एम्पिरिकल लॉ था। तो मैं महानूर, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें, एम्पिरिकल लॉ में? एम्पिरिकल लॉ किस डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट है? आर यू देयर? ओके। ठीक है, हाँ जी सर, हमजा ने बिल्कुल ठीक इसका आइडिया दिया कि एम्पिरिकल लॉ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेसिकली है, और इसको, इसका दूसरा नेम क्या है कि, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ नहीं नहीं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सबके लिए अप्लाई होता है। ठीक है, और इसका दूसरा नेम है 68, 95 और 99.7 रूल। बिकॉज इसके मुताबिक जो 68% जो डाटा है वो हमारे पास किस रेंज में लाई कर रहा है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है। और जो 95% ऑफ डाटा है वो हमारे पास सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाई करता है, जो 99.7% डाटा है वो हमारा थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाई करता है। यानी ये मेरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसको मैंने एक्स एक्सिस में यहाँ पे मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस ली हुई है, और ये मीन है। ठीक है, ऊपर की तरफ। अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 2। ओके। ये सो इस तरह से माइनस कुछ। एक साइड पे, राइट यस। साइड पे, राइट साइड पे माइनस में वैल्यूज नहीं थी, -1 जी जी, -2। ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल, ये मैं इसको करने लगी थी माइनस में, लेकिन अभी जगह का इशू है। ओके। तो ये कुछ ऐसे था। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ओके। सो सेंटर में 0 कह रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1, -1, -2 और ये -3, इस तरह से। ठीक है, 2 और 3। ओके। नाउ हमने ये देखा था कि जो हमारे पास 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में जो वैल्यूज आएंगी, यानी ये वाला सारा जो वैल्यूज है इस कर्व के अंडर, ये है ये ऑलमोस्ट हमारे पास 68% ऑफ डाटा इस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में फॉर्म करता है। इस तरह से अगर मैं ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं, तो ऑलमोस्ट जो 95% ऑफ डाटा है वो इस स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में फॉल करता है, 95%। इसी तरह से जो हमारे पास जो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 3 वाली से, ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये जो 99.7% जो डाटा है मेरा, वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक फॉल करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है डाटा की, नॉर्मल 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 डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये एक डिवीजन है डाटा की। सो इसको 68, 95 और 99.7 रूल भी कहते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा नेम है एम्पिरिकल रूल। ला नहीं, रूल है। ओके, एम्पिरिकल रूल है। ठीक।
तो एक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स था जिसमें मैं देख रही हूँ कि सैंपल का साइज बढ़ाने से सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का इक्वल होगा। एम्पिरिकल रूल था 68 95 99.7 डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और जो एक हमने अब सीआरटी का सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ लिया। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि अगर मैं जो स्टैटिस्टिक है उसको मैंने प्लॉट किया, यानी यहाँ पे इस केस में जैसे मैंने मीन को प्लॉट किया, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने मीन लिया, ठीक है। तो अगर मैं जितना ज़्यादा सैंपल को बढ़ा रही हूँ, ठीक है, मीन वैल्यू से स्टार्ट की वैल्यूज वो ज़्यादा आएंगी और उनको मैं प्लॉट करूँगी तो वो तो नहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब करीब होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 थी तो बिल्कुल ही इस तरह से शेप आ रही है जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता रही, और ये कि यहाँ पे बढ़ाने से थोड़ा थोड़ा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप में जो इम्प्रूवमेंट आई है और वो कम्प्लीटली एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें शो कर रही है। सो इसमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ये है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए कि सैंपल के स्टैटिस्टिक्स बढ़ने से वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोज हो रही है, लेकिन दो कंडीशंस हैं इसकी जो कि याद रखनी है कि सैंपल रैंडम लिया था। इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ पे कोई उन्होंने एनपी डॉट सीड से सेट नहीं किया था, बेशक जितनी मर्जी दफ़ा सैंपल लिया उन्होंने इसको एनपी डॉट सीट नहीं कोई भी शो करवाया, बिकॉज उससे वैल्यू हर दफ़ा सेम ही आएगी, लेकिन वो उसे रैंडम करना चाह रहा है, ठीक है। तो हर दफ़ा जब भी सैंपल ले 5 दफ़ा का 5 डाइस रोल डाइस का वो हर दफ़ा रैंडम वैल्यू है, तो सीट कोई नहीं देना और इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि मैं उसमें रिप्लेस ट्रू करवाऊंगी ताकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो सारे। ओके, सो सेम इज द केस हियर कि अगर मैं स्टार्ट ही डालनी है ना, स्टार्ट ही प्लॉट करनी है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैं मीन लिया था पहले, मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को भी ले सकती हूँ, वही चीज़ आएगी। यानी कि मैंने अब 5 5 दफ़ा दो डाइस रोल किए थे, सैंपल ले रही थी इंडिपेंडेंट और रैंडम, उनकी मैं उनको मैंने 1000 दफ़ा यहाँ पे रिपीट करवाया, और वो 1000 जो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यूज आएंगी उनको मैंने यहाँ पे प्लॉट करवा दिया, सिंपल। यानी उसने स्टैंडर्ड डेविएशन की एक पहले एम्प्टी लिस्ट जनरेट करवाई, फिर उसे 1000 का एक लूप लगाया और उसमें उसने कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें अपेंड करते जाओ। क्या अपेंड करना है? जो भी सैंपल ले लिया होगा 5 का रैंडम और इंडिपेंडेंट, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते जाना है हर हर दफ़ा जो भी सैंपल आएगा। 5 दफ़ा सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन उसको अपेंड करवाओ, इसमें डाल दो, फिर दोबारा से वन वन ये लूप जो है 0 से हमारा वो 999 तक चलना है, ठीक है, 1000 टाइम्स टोटल। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में भी आप देखें तो ये 1000 जो वैल्यूज का हमने ड्रॉ किया स्टैंडर्ड डेविएशन की, ये भी समवट क्लोजर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से मैं, क्योंकि कोई भी समरी स्टैटिस्टिक्स को यूज करके अगर मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रॉ करूंगी वो मुझे सीएलटी यानी सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ही फुलफिल कर रहा होगा, तो मैं प्रोपोर्शन भी ले सकती हूँ। अब इस केस में उसने पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को देखा था प्लॉट करके, अब प्रोपोर्शंस ड्रा करेगा, यानी उसने एक सीरीज बनाई आमिन ब्रायन क्लैरियोडाइमिन की, ठीक है, सेल्स टीम में, कि जो हमने पहले भी देखा था कि मीटिंग के लिए पिक करने होते हैं, ठीक है, उसमें उसने सैंपल लिए 10, ठीक। अब जैसे पहले 10 का सैंपल लिया, यानी हर दफा जो पिक हुई है वैल्यूज इंडिपेंडेंटली उसमें ये 10 वैल्यूज आई, ठीक है। ओके, अब इसमें क्लैरिटी को अगर मैं देखूं तो क्लैरिटी के यहाँ पे आने के चांसेस कितने हैं? यानी कि इसके मुताबिक अगर मैंने एक सैंपल लिया 10 का, ठीक है, 10 लोगों को पिक करने का एक ही दफ़ा पिक किया, यानी और सैंपल लिए 10 10 वैल्यूज आए, तो उसमें क्लैरिटी एक ही दफ़ा आया है, ठीक है। तो क्लैरिटी के यानी के चांसेस कितने हुए फिर इसमें इन 10 वैल्यूज के अंदर? क्लैरिटी की कितनी परसेंटेज अगर मैं बताना चाहूँ कि इसकी परसेंटेज परसेंटेज है? 10 जी, हाँ जी, परसेंटेज 10%। यस, मैम अगर हम अपने डाटा सेट में देखें तो उधर तो 0.25% नहीं है यहाँ से। ये तो हमने सेकेंड। सैंपल लिए हैं ना 10। ओके, सो देखें टोटल वैल्यूज 10 है, ठीक है, टोटल 10 वैल्यूज है, ठीक है। यानी अब इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ? ये टोटल 10 वैल्यूज ही 100 बना रही होंगी ना टोटल, ठीक है, यानी का 10 10 आ रहा है,
ठीक। अगर प्रोबेबिलिटी इसमें चेक करूं तो ये हर की 10-10 आ रही होगी प्रोबेबिलिटी। उसमें से क्लैरी के निकलने के चांसेस, क्योंकि क्लैरी इसमें सिर्फ वन टाइम आया, अगर 2 दफा आ रहा होता तो फिर हम उससे बढ़ा देते। जैसे अगर यहाँ पे आमिर का देखूं तो ये आमिर आमिर 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये 40% आमिर के चांसेस हैं। ये बिल्कुल स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। अगर मैं दिखाऊं, वैसे इसको रिवाइज करने की जरूरत है। चलो इसको देख ही लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई थिंक चैप्टर 2 में थी। ये देखें, यानी टोटल हम ये देख रहे थे जैसे यहाँ पे। ओके, ये जो अगर टोटल 4 है तो टोटल 4, और उसमें से ये इसमें एक दफा ही मतलब पिक किया उसे, ठीक है, तो 1/4 इसके चांसेस हैं। ठीक है, तो ये 25% हो गया, 4 में से टोटल 4 थे। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है कि कितने टाइम्स वो इवेंट हुआ है, और टोटल कितने उसके अंदर मतलब वैल्यूज हैं, या टोटल इसके कितने इवेंट्स हैं टोटल, राइट। यानी और पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं। इस तरह से निकलती है कि अ, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, यानी कितने अगर डिफरेंट वैल्यू नंबर नेम है हमारे पास, वो सारे आउटकम है, ठीक है, उनके तादाद, और जितनी दफा हमारे वाला जो इवेंट है वो हो सकता है उसको, ठीक है, ऊपर लिखना है और नीचे से डिवाइड कर देना उसके। इस केस में क्या हो रहा है, ट्रैक टाइम पे एक ही ओपन हो रहा है। चलो इसको देखते हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास टोटल 10 का सैंपल है, ठीक है ना, तो टोटल 10 वैल्यूज है इसमें। यानी कि इसमें क्योंकि उसने डाटा खुद जनरेट करवाया, अब ये 10 वैल्यूज है, तो इसमें क्लैरी की अगर प्रोबेबिलिटी देखनी है, यानी इसमें सारे जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट कैन हैपन, इट आर दीज आर 10, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स है, क्योंकि इसका डाटा सेट यहाँ पे बना हुआ है इसका। और इसमें मैं अगर क्लैरी को देख रही हूँ तो क्लैरी के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं इसमें, वन वन टाइम ही है, तो 1/10 इज सॉरी। हाँ, इस तरह से भी बता सकती हूँ। अगर मैं ओवरऑल अगर देखूँ तो ये 10% भी, अगर 100 में से टोटल इसका बताऊँ तो ये वैसे तो 0.1 बनेगा, तो इसका मैं 100 से वही मल्टीप्लाई करवा के परसेंटेज में वैल्यू अगर बताऊँ तो वो 10% ही बनती है। ठीक है, सो इट वेंट अ लिटिल बिट लॉन्गर, लेकिन सिंपल एक हिसाब है कि 100 में से 10 है, तो ये 10 एक प्रपोर्शन जो निकाल रही हूँ वो 10% है। वहां से वैसे भी मैं निकाल सकती हूँ कि टोटल 1/10 ही बनता है, टोटल 10 है, और उसमें से एक दफा सेलेक्ट हुआ तो ये 0.1 है, और फिर इसको मैं 0.1 की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गया, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10%। ठीक है, सो एक ये चीज़ भी हो सकती है, या फिर डायरेक्टली भी देख लो तो ये 10 है, मतलब 10 वैल्यूज हैं, तो 100 में से हर एक का इक्वल प्रोपोर्शन भी बनाए, तो फिर देख लेंगे कितने टाइम्स ये वैल्यू आई है, उतने प्रोपोर्शन है, या अब हम आगे भी देखेंगे तो हो सकता है क्लियर हो जाए। सो अगेन उसने बगैर सीड दिए जब दोबारा से सैंपल निकाला अगेन 10 वैल्यूज का, तो अब जो है वो क्लैरी इस टाइम ज्यादा दफा आया। ठीक है, ये 1, 2, 3 और 4, यानी सेकेंड टाइम क्लैरी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, टोटल 10 थे, 4 क्लैरी आया है, ठीक है, इसके नंबर ऑफ टाइम इट हैपेंड 0.4, यानी इसके जो मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 40% वैल्यू आएगी मेरे पास, यानी 40% है इसके आने के चांसेस, ठीक है, क्लैरी के। ओके, तो अगर इसने वही जो इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी ना प्रोपोर्शन की, जो भी मैंने बताया प्रोपोर्शन 4/10 है, या फिर मतलब 40% है या 10% है, तो इन्हीं वैल्यूज को उसने जो क्लैरी के केस में थी ना उनको ड्रॉ करवाया। सही, तो कुछ ये क्लैरी के लिए उसने सिर्फ ड्रॉ करवाया, तो ये कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आई है। ओके, जिसमें जो मीन है वो अराउंड 0.25 बन रहा है।
इसका। ओके। और राइट, अब इसमें ये उसने सिंपल मीन्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आगे बताया हुआ है। ठीक है, कि अगर मीन लेते हैं सैम्पलिंग मीन्स का, जैसे हम लोग उसने पहले डाई के केस में लिया था, तो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा बता रहे कि उसमें जो एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे मिलती जुलती वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, 3.48, यहाँ पे जो क्लैडिस के केस में 0.26। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ऑलमोस्ट मीन कितना बन रहा है, 0.25। ठीक है, और अगर मैं वैसे इसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देख के मुझे 0.25 मीन लग रहा है यहाँ पे कुछ, तो मैं वैल्यू नीचे देखती हूँ ना, फिर तो ये 0.25 कुछ मीन बन रहा है इसका। और उसने खुद वो खुद कैलकुलेट जब किया इसके सैंपल प्रोपोर्शन से, तो वो मीन 0.26 है, यानी मिलता जुलता है 0.25 से और 0.26 से। इसी तरह से जो डाइस का जो वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट यही उसने उसका ड्रॉ किया हुआ है, वही वाला जो पहले हमने डाई के केस में देख रहे थे कि 100 या टाइम्स या 1000 टाइम्स करके। तो सैंपल मीन का उसी का उसने अब खुद भी कैलकुलेट किया है। तो ये ऑलमोस्ट लाइक ये 3.5 से कुछ आगे जा रही है वैल्यू यहाँ पे, अगर हम देखें मीन इसका सेंटर में। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया ना यहाँ पे, वो भी 3.48 है। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट क्लोजर है जो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिल रही है उससे। जो एक्सपेक्ट यानी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमारी ऑलमोस्ट सेम है। गॉट दिस पॉइंट? जी मैम। ओके। सो ये सैंपल साइज पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। एनी हाउ, तो इससे इस तरह से अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि मैं स्टार्ट सैंपल का साइज बढ़ा के उसके जो स्टार्ट है वो मतलब सीएलटी क्या बता रहे हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए जो भी स्टार्ट मैंने प्लॉट करवाई है, तो वो सैंपल के साइज बढ़ने से वो उतनी ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब होती जाएगी। ठीक। तो इससे मैं कोई भी जो अननोन अननोन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसका जो करेक्टरिस्टिक्स है उसका एस्टिमेट भी लगा सकती हूँ। ठीक है, और लार्ज पॉपुलेशन को भी क्योंकि ये डिपिक्ट करेगा, फिर सैंपल साइज इंक्रीज होने से लार्ज पॉपुलेशन की भी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो मुझे इससे इजीली आइडिया हो सकता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके, सो इसकी जो एक्सरसाइज है वो फिर मैं यही करती हूँ कि मैंने वैसे तो ये बनाई हुई थी, इसको सॉल्व भी मैंने कर लिया था कि शायद टाइम एंड कम बचे, लेकिन ये कुछ हाँ, मैं आपको प्री असाइनमेंट में दे देती हूँ। ठीक है, तो उसी गूगल क्लैप पे अपडेट हो जाएगी आज। सो विल यू गाइस डू इट एट योर एंड? ओके मैम। दैट्स गुड। चले, मैम महानूर, आर यू देयर? ओके, यस। सो ऑलराइट, तो आप मुझे बताएंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या था? जस्ट वन लाइनर। मैम जस्ट ये नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ा रहे थे तो मीन के जो है नजदीक जा रहा था, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते हैं तो मीन। सो बेसिकली हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी स्टैटिस्टिक्स है, नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाने से सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कह रहा है कि अगर मैं नंबर ऑफ ट्रायल्स इंक्रीज करती हूँ तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक की, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के करीब हो जाती है। यस। राइट, तो ये बेसिकली सेंट्रल लिमिट थ्योरम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ये एप्लीकेबल नहीं है जनरली, लाइक ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल सेंट्रल लिमिट थ्योरम। लेकिन हम देखेंगे आगे कि अगर दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन पे एप्लीकेबल है तो किस हद तक कैसे एप्लीकेबल है, कि क्या ये, अच्छा ये क्वेश्चन है बल्कि आप करिए कि क्या मैं दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन पे ये अप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल कोई एक्सपोनेंशियल या कोई मतलब डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास, और इनका मैं सैंपल साइज इंक्रीज करूँ तो क्या ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएंगी? मतलब इनकी मैं मीन लूँ
ठीक है, ये मीन या स्टैंडर्ड डिवीजन कोई भी स्टैटिस्टिक्स लूँ और वो स्टैटिस्टिक्स में प्लॉट करूँ, ठीक है, तो क्या उसका सैंपल साइज इंक्रीज करूँ उनके स्टैटिस्टिक्स का, तो क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी? यानी ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या ये सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे एप्लीकेबल है या फिर ये ब्रॉडर है, यानी कि दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई हो सकता है? मैम नॉर्मल पे नहीं होगा, तो बढ़ाते ये जाएंगे क्वेश्चन तो। है, ये आप लोगों ने सर्च करके आना कि ये जनरलाइज्ड है सारी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या सिर्फ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? सो दैट्स द मेन क्वेश्चन। मैम वो तो सेकंड चैप्टर में प्रोबेबिलिटी वाली स्लाइड भी प्लीज शेयर कर दीजिए स्लैक में। आई थिंक मैंने की हुई है। मैम फर्स्ट और थर्ड की आई हैं और सेकंड की नहीं मिली। ओके, ठीक है, चलो मैं सेकंड की भी शेयर कर देती हूँ फिर। ऑलराइट, श्योर, इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे अगर आप लोगों ने वो इनरोल किया हुआ ना डाटा कैंप पे, तो डाटा कैंप में या वहाँ से भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज वही ले रही हूँ ना मैं भी। तो इंट्रो टू स्टैटिस्टिक्स का, इनका इंट्रो टू स्टैटिस्टिक्स इन पाइथन है, ठीक है, तो वहाँ पे चैप्टर वाइज वहाँ से भी डाउनलोड हो सकती है, लेकिन मैं खुद भी शेयर कर दूंगी। नो वरीज। मैम सेशन का चलो, टाइम हो गया। हाँ जी, ओके, श्योर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज मैम, अल्लाह हाफिज everyone।